सो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू GC 3.0। क्या हालचाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर तक मैंने अल्कोहल कैसे बनाना है, यानी दारू 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 कैसे बनानी है वो मैंने आपको सिखा दी थी। अब हम दारू का चचेरा भाई फिनॉल बनाना सीखेंगे, जिसमें आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आपके इंटरेस्ट की चीज़ तो आप लोग पढ़ चुके हैं। दारू बनाने की प्रोसेस हम सब रईस हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अब फिनॉल बनाने की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो गाइस एक बात मैं आपको बता दूं, फिनॉल को कार्बोनिक एसिड्स भी बोला जाता है। कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए जेई और नीट वाले इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कार्बोनिक एसिड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कार्बोनिक नहीं, कार्बोलिक एसिड, बॉलिक, हाँ नॉट निक, कार्बोलिक एसिड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और इनिशियल टाइम्स में इट वाज प्रिपेयर्ड बाय, या इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इनिशियल डेज में इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल तार। जो तुम्हारा कोल तार होता है उससे प्रिपेयर किया था। आज तो खैर अब हमारे पास में बहुत सारी मेथड्स आ गई हैं, तो हम लोग वही सारी मेथड्स यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो कमर्शियल लेवल पर सबसे पहली जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आती है वो आती है फ्रॉम हेलो एरीन। क्या आप सभी लोग इस मेथड को कहीं पढ़ के आ चुके हो? सोचो, अगर आप लोगों ने मेरे साथ में हेलो अल्केन हेलो अरीन नाम का चैप्टर पढ़ा हो, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले पार्ट में मैंने पढ़ाया था और मैंने कहा था कि क्योंकि ये हेलो अरीन है, ये इतना इजीली रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए यहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना होगा, टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई रखना होगा और प्रेशर भी काफी ज्यादा हाई रखना होगा। यानी एट अ वेरी एडवर्स कंडीशन, एट अ वेरी खतरनाक कंडीशन, बहुत खतरनाक कंडीशंस होनी चाहिए, तब कहीं जाकर ये रिएक्शन होगी। आप इसको एक काम करो, एनसीईआरटी वाली लिख लो 623, वरना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने कुछ और कराया। तो अब ये हो गया, यहां पर ये H और ये Cl बाहर हो जाएगा और यहां पर बच जाएगा ONA। यहां पर क्या बन जाएगा? ONA। ये तुम्हारा क्या हो गया? इंटरमीडिएट। अब आप तुरंत इसमें डालो एसिड फटाफट से, ताकि Na और Cl, NaCl बन के बाहर हो जाए और ये H Na की जगह जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाए और यहां पर आपको स्वादिष्ट, टेस्टी, खुशबूदार फिनॉल मिल जाए। क्या ये बात मेरे प्यारे लाडलो तुमको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलिए दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो है फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंज सल्फोनिक एसिड्स, फ्रॉम बेंज सल्फोनिक एसिड। पहले तो मुझे एक बात बताओ कि अभी जो इस बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से कितनों को ये बेंज सल्फोनिक एसिड के बारे में कुछ पता है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेंज सल्फोनिक एसिड इज नथिंग बट बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H का जुड़ जाना, दैट इज कॉल्ड एज बेंज सल्फोनिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा सर ये बनता कैसे है? कुछ भी नहीं, बेंजीन लिया, बेंजीन का ट्रीटमेंट ओलियम के साथ कर दिया। सर ओलियम क्या होता है? H2S2O7, दैट इज कॉल्ड एज ओलियम। तो इस H2S2O7 से SO3H निकल जाता है, SO3H निकल जाता है और H2SO4 निकल जाता है। भाई H2SO4 एक निकल गया और SO3 अलग निकल गया, है ना। देखो 2 और 7 बस एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि आप यहां पर एसिडिक कंडीशन में इसको करते हो। ये जो ओलियम लिया आपने ये एसिडिक कंडीशन में लिया, इसलिए ये H यहां पर एसिड से मिला हमें। तो SO3H आपको यहां पर मिल गया, तुम्हारा हो गया बेंज सल्फोनिक एसिड। अब क्या करना है? स्टेप 1 में यहां पर थोड़ा बेस डाल दो, थोड़ा सा बेस डाल दो।
तो H को रिप्लेस करके Na आ जाएगा, कुछ कुछ ऐसा दिखने लगेगा ONA। और अगली स्टेप में आप एसिड मिला दो, तो एसिड अलग निकाल देगा आपके बेस को, और कुछ नहीं, आपको यहाँ पर OH मिल जाएगा। डायरेक्ट रिएक्शन है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसके मैकेनिज्म में जानने की भी इतनी कोई खास नीड नहीं है, बहुत डायरेक्ट रिएक्शंस होती हैं। SO3 Na होके बाहर हो जाता है, SO3 Na बाहर हो जाता है, H ये एसिडिक मीडियम देने के लिए बाहर हो जाता है, और OH अपनी जगह पे आके रख जाता है। इतना हमको मैकेनिज्म में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, ग्रेट। तीसरी रिएक्शन इज द यूनिवर्सल रिएक्शन, ये आपको हर जगह पढ़नी पड़ेगी। फ्रॉम बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड, यूनिवर्सल रिएक्शन है। ये रिएक्शन से मैं आपको दुनिया की हर केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट करना सिखा सकता हूं, एरोमेटिक कंपाउंड वाली। देखिए तो करना क्या होता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाने के लिए आपको अमाइन ग्रुप लेना होता है, बेंजीनिलीन लेना पड़ता है, बेंजेलिनिन, या आप इसको अमीनो बेंजीन भी बोल सकते हैं, अमीनो बेंजीन। अमीनो बेंजीन का ट्रीटमेंट आप NaNO2 प्लस HCl के साथ कीजिए एट 273 से 278 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहां पर आपको दिखाई देने लगेगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यह तुम्हारा डायअज़ो ग्रुप। यह है दुनिया का सबसे बड़ा भगोड़ा। ये नीरव मोदी और तुम्हारा वो कौन है दाढ़ी वाले बाबा, किंगफिशर वाले, विजय माल्या से बड़ा भगोड़ा है। जैसे ही आपने इसमें पानी डाला और पानी को हल्का सा गर्म करा, सबसे पहले N2 फुसफुसा के बाहर उड़ जाता है। वाटर में से एक H इस Cl को लेकर HCl बन के बाहर हो जाता है। अब वाटर का बचा OH आपके बेंजीन के ऊपर OH बन के फिनॉल बना लेता है। बहुत इजी, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। लेकिन अगली जो रिएक्शन मैं आपको कराने वाला हूं, जो अगली रिएक्शन मेरे गुलगुलो मैं आपको कराने वाला हूं, वो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। तो पहले जरा ये तीनों लिख लो, इधर ये दोनों रब करके जगह बनाएंगे, और फिर क्यूमिन से रिएक्शन पढ़ेंगे। क्यूमिन बहुत मस्त रिएक्शन है, क्यूमिन वाली। क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड का उसमें बीच में फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलो ग्रेट, तो पहली वाली रिएक्शन मिटा देते हैं। फिनॉल की जो रिएक्शन सबसे ज्यादा काम की है वो ये वाली है, जिस पर अधिकतर सवाल मैंने देखे हैं। और अब जो मैं कराने वाला हूं, यानी कि चौथी वाली, फ्रॉम क्यूमिन क्यूमिन की स्पेलिंग क्या होती है यार, मैंने सही लिखी है ना, CUMENE, कमीने नहीं, क्यूमिन। देखो तो क्यूमिन बेसिकली क्या होता है, आपके बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH, CH3, CH, दैट इज योर क्यूमिन। अच्छा, मैंने आपको हमेशा एक रूल सिखाया है कि बेंजीन में अगर 2 कार्बन हो तो बेंजीन पेरेंट, लेकिन अगर 3 कार्बन हो तो ये सब्स्टिट्यूट। तो अगर ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पर बेंजीन एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा 2-फिनाइल प्रोपेन। 2-फिनाइल प्रोपेन इज कॉल्ड एज क्यूमिन। 2-फिनाइल प्रोपेन इज कॉल्ड एज क्यूमिन। जैसे ही आप इसका ट्रीटमेंट ऑक्सीजन के साथ करोगे, क्यूमिन कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, देखो CH3, अब ये 2 ऑक्सीजन ये कनेक्ट हो गए, और ये H ये कनेक्ट हो गया। अब ये पेरोक्साइड लिंकेज हो गया, तो इसको बोलेंगे क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी? पक्की बात। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब भाई पहली स्टेप में डालेंगे एसिड। एसिड क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा, और दूसरी स्टेप में डालेंगे वाटर, ताकि वाटर इस पूरे को अलग निकाल दे। तो यहां पर अब क्या बचेगा, देखो
इसके ऊपर बचेगा सिर्फ OH, और बाय प्रोडक्ट में देखो ये CH3, ये वाला CH तो बचा ही नहीं, इस कार्बन से बना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऐसा टूट जाएगा, ये OH यहां आ गया और ये CH3। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये तुम्हारा ऐसा नहीं दिख रहा तुमको, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH, सर ये तो कीटोन बन गया, ये तो प्रोपेन 2 ओन बन गया। हाँ, तो ये आपका इसमें बाय प्रोडक्ट बनता है। तो ये क्यूमिन की रिएक्शन में आपसे 2 सवाल पूछे आते हैं। क्यूमिन क्या होता है, क्यूमिन का IUPAC नेम क्या होता है। क्यूमिन को जब आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हो तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, जब इंटरमीडिएट को वाटर एसिड से ट्रीट करते हो तो फिनॉल तो बनता है, ये सब जानते हैं, लेकिन प्रोपेन 2 ऑन एक बाय प्रोडक्ट बनता है, ये आपको पता है कि नहीं, ये पूछा जाता है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इम्पॉर्टेंट अपडेट गाइज, अनअकैडमी पर 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है मेरा एक नया बैच जिसका नाम है NTSE स्टेज 1 द लास्ट लैब बैच। गाइज इसके अंदर हम लोग मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ाने वाले हैं। बेसिकली ये इंग्लिश और हिंदी दोनों कंबाइंड लैंग्वेज में होगा। ड्यूरेशन 1.5 मंथ का होगा। 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें एडुकेटर्स गाइज आप लोग देख लीजिए, विवेक कौशिक सर हैं, आशीष गुप्ता सर हैं, आसिफ अली सर हैं, कृष्णागी मैम हैं, विजेंद्र सर हैं, और गाइज मैं तो इसके अंदर केमिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूँ। तो गाइज ये एक बैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, अगर आप NTSE स्टेज 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइज इस कोर्स की, इस बैच की एक और USP मैं आपको बता दूं कि ये जो बैच है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये बैच आप लोगों को टर्म 1 एग्जाम के प्रिपरेशन में भी मदद करेगा। मतलब अगर आप टर्म 1 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्योंकि हम इसके अंदर लास्ट लैब यानी हम लोग इसके अंदर सब्जेक्टिव कम और ऑब्जेक्टिव और MCQs क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टर्म 1 के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस बैच को शेयर करना ना भूले, लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मैंने आपको दे रखी है। चलो तो गाइस, अगर इतना नोट कर लिया हो तो अब हम इसे रब करके आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। अब हम लोग फटाफट से, चकाचक तरीके से, शानदार तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह को इतना ज़्यादा पढ़ने का और इतना ज़्यादा ध्यान देने के लिए नहीं बोलता था, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर आता था और JEE नीट वगैरह में उसकी इतनी कोई खास इंपॉर्टेंस मतलब मुझे कभी लगी नहीं और कभी ऐसा सवाल आया भी नहीं। लेकिन अब क्योंकि MCQs वाला सिस्टम आ गया है और हम लोग जो सैम्पल पेपर सॉल्विंग देख रहे हैं उसके अंदर सवाल मुझे दिख रहे हैं, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टी पर एक बार हम लोग, वैसे पढ़ाता तो मैं डिटेल में पहले भी था, पिछले साल भी मैंने पढ़ाया था, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो इस साल भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। सो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। नाउ अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो मेरे को यहाँ पर 2 फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। पहला डिस्कस करना है इज द बॉइलिंग पॉइंट। पहला डिस्कस करना इज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो गाइस अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो वही जनरल रूल जो अभी हम लोगों ने हेलो अल्केन हेलो अरीन में देख के आए, हम लोग यूजुअली हाइड्रोकार्बन्स में देखते हैं, वही हमारा जनरल रूल। क्या जनरल रूल है? दैट एज the number of carbon increases, as the number of carbon increases in the compound, एक कंपाउंड के अंदर अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो सर इससे क्या होगा? इससे या तो आपके अल्कोहल की या फिनॉल की लेंथ बढ़ेगी। लेंथ बढ़ने का मतलब है सरफेस एरिया बढ़ेगा। सो एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस इन द कंपाउंड, इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस। अब सर सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से क्या होगा भाई? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा कंपाउंड के साथ वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा। सो एंड हेंस और इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ये हम लोग हेलोएल्केन हेलोरिन में भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से कंपाउंड की लेंथ और उसका सरफेस बढ़ेगा। सरफेस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रोमिनेंट चांस होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करे, और जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इट इंक्रीजेस व्हाट, ये क्या इंक्रीज करेगा, इट इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी बात, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, अगर आपके कंपाउंड के अंदर आपने ब्रांचिंग इंक्रीज कर दी, मतलब अगर आपके पास में एक लंबा अल्कोहल है एन टाइप का, यानी एक लॉन्ग चेन अल्कोहल है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 OH, अगर तुम्हारे पास में ये अल्कोहल है तो ये एक लंबी चेन वाला अल्कोहल है, ये N पेंटेनॉल है। लेकिन अगर मान लो इसके अंदर मैं इस प्रकार की ब्रांचिंग कर दूं, CH3 C CH3 CH3 CH2 OH, यानी अगर मैं यहां पर इसको नियोपेंटाइल अल्कोहल कर दूं, नियोपेंटाइल अल्कोहल। सर नियो क्यों बोला, क्योंकि जिस फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन कनेक्टेड है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, देखो CH2 है और एक अल्काइल ग्रुप है, तो बेसिकली ये वाला कार्बन तुम्हारा प्राइमरी कार्बन है, तो ये सेकेंडरी टर्शरी का तो काम खत्म हो गया। लेकिन ये कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन है और इस सेकेंड लास्ट कार्बन से 3 एक जैसे मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए ये नियो है, तो नियो पेंटाइल अल्कोहल। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा, यानी एन पेंटाइल अल्कोहल का, अगर मैं इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर करूं तो तुम्हारे एन पेंटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट नियो पेंटाइल अल्कोहल से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि एक लंबी चेन है और ये क्या है, ये क्या है, ये ब्रांचिंग इसमें ज्यादा निकल गई है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस भी कंपाउंड में आपकी ब्रांचिंग ज्यादा हो रही है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस, आप खुद देखो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। भाई एन पेंटेनॉल के अंदर 1 2 3 4 5 और OH, कितना बड़ा सरफेस है ये देखो, एक लंबा सरफेस एरिया है। लेकिन इसमें देखो CH3 C CH3 CH3 CH2 OH, ये देखो सरफेस एरिया जरा सा रह गया, छोटा हो गया, इसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया। तो सरफेस एरिया के रिड्यूस हो जाने की वजह से एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस एंड देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? पहले इतना देख लो, पहले इतना देख लो, फिर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ओके ग्रेट। अच्छा, एक बात और देखी गई, एक बात और देखी गई, भले ही अल्कोहल हो या फिनॉल हो, वैसे यूजुअली हम अल्कोहल की बात करेंगे या हम फिनॉल की बात भी करेंगे क्योंकि हम दोनों चीज देखेंगे। तो एक स्टार बना के पॉइंट लिखेंगे, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स बोथ, हम दोनों की बात करेंगे, हैव ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, हैव ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड, have greater boiling point as compared to their parent, as compared to their parent hydrocarbon, as compared to their parent hydrocarbon and some other compounds of almost equal or we can say comparable, almost equal और comparable molecular mass। यानी कि मान लीजिए अगर मेरे पास में इथेनॉल है CH3 CH2 OH, तो गाइस इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा जरा चेक करें हम। देखो 12 and 12 24 देन 3 2 5 एंड 1 6, हाइड्रोजन का मास होता है 6, तो 24 और 6 30 और ऑक्सीजन का 16, यानी कि इसका मास होता है 46 AMU। ये तुम्हारा इथेनॉल हो गया, ठीक है गाइस।
अब मेरे पास में मैं मिथॉक्सी मीथेन ले लेता हूं, एक ईथर ले लेता हूं, दिस इज योर मिथॉक्सी मीथेन, है ना, अल्कोहल फिनॉल ईथर में हमने सीखा ही है, तो इसको बोलते हैं मेथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा जरा चेक करो, 12 + 12 24, 3 + 3 6, 24 और 6 30, 30 और 16 46, अरे वाह बहुत बढ़िया निकला, इसका भी 46 AMU हो गया। और अब मैं एक काम करता हूं, प्रोपेन ले लेता हूं, CH3 CH2 CH3, बिल्कुल सेम है, देखो तीनों, है ना, तीनों सेम है, बस इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज ये सेम है, तो 12 12 24 एंड 12 36 36, देन 3 39 39 एंड 3 42 एंड 2 44, इसका लगभग 44 AMU आ रहा है, ये तुम्हारा प्रोपेन है। अब आप देखो ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन हाइड्रोकार्बन्स के, अगर मैं अल्कोहल के पेरेंट हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो ये इथेनॉल ईथेन से बना होगा। अब ईथेन का बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है कि उसको तो मैंने यहां पर लिखा भी नहीं है, मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट को प्रोपेन से चेक कर रहा हूं, क्रॉस टैली कर रहा हूं, जिसमें कि एक कार्बन एक्स्ट्रा। तो आप एक बात समझना कि यहां पर जो मैंने पेरेंट हाइड्रोकार्बन लिखा है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो अल्कोहल के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होगा, इतना कम कि हम यहां कंपैरिजन में भी नहीं लिख रहे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? पहले बात बताओ, क्या इतनी बात आप सब लोगों को बढ़िया तरीके से क्लियर आ गई? ठीक है, अच्छा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 238 केल्विन्स के आसपास। मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज बता रहा हूं। इसका बॉइलिंग पॉइंट समवॉट 250 केल्विन्स के आसपास देखा जाता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट समवॉट 351 केल्विन्स के आसपास देखा जाता है। अब आप खुद देख लो कि बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का सबसे ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का सबसे ज्यादा है। तो ये एग्जाम्पल से ये बात प्रूव हो गई कि भैया आपके अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से तो कई गुना ज्यादा होता ही होता है, लेकिन दूसरे कंपाउंड से भी ज्यादा होता है ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, यानी इसका मास और इसका मास ऑलमोस्ट इक्वल है। सो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इन सब कंपाउंड से ज्यादा होता है। अब आपके सामने सवाल आएगा कि सर इसका रीजन दो, हमें इसका रीजन बताओ कि भाई साहब ऐसा क्यों होता है। तो क्या आपने पहले एग्जाम्पल नोट कर लिया? ये एग्जाम्पल नोट कर लिया आपने? इस पर सवाल आने के चांसेस होते हैं। अब हम इसको रब करके हम इसका रीजन देख लेते हैं कि भैया ऐसा क्या रीजन है, अल्कोहल में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है। यानी कि ये चक दे इंडिया वाला डायलॉग हो गया कि वो एक लड़की रहती शाहरुख खान को बोलती ना कि ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है, तो वही अल्कोहल में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है, फिनॉल में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं। अच्छा, फिनॉल किससे बना है? बेंजीन से। तो बेंजीन के बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से कंपेयर करेंगे तो फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों? तो इसका रीजन गाइस हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत इजी रीजन है इसका, कुछ भी नहीं है। देखो ये है तुम्हारे पास में अल्कोहल का एक R अल्काइल ग्रुप, ये O और ये HOR। ठीक है गाइस, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? देन HOR, देन HOR, देन HOR। ये मैंने अल्कोहल के कुछ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना दिए। नाउ यू कैन सी कि अल्कोहल के ऑक्सीजन का दूसरे अल्कोहल के हाइड्रोजन से, इसके ऑक्सीजन का दूसरे के हाइड्रोजन से, इसके ऑक्सीजन का दूसरे के हाइड्रोजन से, और इसके ऑक्सीजन का दूसरे से हाइड्रोजन से क्या हो गया? एक इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो गई। क्या यह बात आप सबको समझ में आ रही है? सो बेसिकली अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि अगर मान लीजिए मेरे पास में एक सिंपल हाइड्रोकार्बन होता CH3 CH3, फिर एक और हाइड्रोकार्बन आया था CH3 CH3, एक और हाइड्रोकार्बन आया था CH3 CH3, तो भैया इन दोनों या तीनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, क्या वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता?
जी नहीं। क्या डायपोल डायपोल होता? जी नहीं। क्या डायपोल इंड्यूस डायपोल होता? जी नहीं। ये वीकेस्ट फोर्स होते हैं आपके लंडन फोर्सेस, ये वो होते हैं। तो भैया कमजोर फोर्सेस बनेंगे क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस करने का कोई काम ही नहीं है, कोई पोलर एटम है ही नहीं, कार्बन हाइड्रोजन दोनों की पोलैरिटी सेम होती है, तो यहां पर लंडन फोर्सेस बनेंगे। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए अल्कोहल में यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। यहां पर ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको होती हुई दिखाई दे रही है। अगर इसी की जगह मान लीजिए मैं फिनॉल ले लूं, भाई बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा कि बेटा फिनॉल लेके बता तब हमको मजा आएगा। तो ठीक है ना, ये लो मैंने फिनॉल ले लिया, ये देखो, ये देखो मैं बहुत सारे फिनॉल ले लेता हूं, भाई क्या दिक्कत क्या है? ये देखो, ये देखो, इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो गई। सो भले ही मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे पास में फिनॉल है, भले ही मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे पास में एल्कोहल है, आप लोगों को यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। अच्छा सर एक एग्जांपल आप जरा उसका लेकर बताओ जो आपने थोड़ी देर पहले लिया था, मिथॉक्सी मीथेन। तो बेटा मिथॉक्सी मीथेन को जरा यहां पर आप ठीक से देखो, मिथॉक्सी मीथेन के अंदर ये कार्बन और ये कार्बन इस प्रकार 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये एक बल्की ग्रुप हो गया, ये भी एक बल्की ग्रुप हो गया, तो अब जो दूसरा CH3 कभी आया इसके पास में इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने, तो ये रिपल्शन की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल का CH3 इसके पास में कभी आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो कार्बन यहां पे आपको दिखेगा H H H ऐसे दिखेंगे, फिर ऑक्सीजन दिखेगा, फिर CH दिखेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन में ये बॉन्डिंग हो सकती है। तो मेथॉक्सी मीथेन के अंदर भी गड़बड़ी ये होती है कि एक तरफ बल्की ग्रुप और दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन के बल्की ग्रुप होने की वजह से वो ऑक्सीजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता क्योंकि CH3O CH3 दोनों बल्की ग्रुप है और ऑक्सीजन। अच्छा उसके अलावा अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स मतलब हेलोजन की बात करूं, जैसे मान लो तुम्हारे पास में CCl H और H है, तो यहां पर एक H दूसरे के साथ में H और Cl बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग है क्योंकि ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की होती है। तो आप लोगों को यूजुअली अल्कोहल फिनॉल का ज्यादा दिखेगा। हाँ अगर उधर फ्लोरीन आ जाए तो फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्लोरीन यूजुअली दिखता नहीं है। तो ये जो अल्कोहल फिनॉल इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चले इसको नोट करें, फिर हम लोग सॉल्युबिलिटी की तरफ चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी। चलिए बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों का काम चल रहा है एंड बढ़िया तरीके से हम लोग चीज को सीख रहे हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। क्या सीख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग? सॉल्युबिलिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? पानी में डिसॉल्व होने की क्षमता। अच्छा सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? आपके वाटर पर। भाई आपके वाटर के अंदर अभी इस प्रकार से आप लोगों को, आपके वाटर के अंदर अभी आप लोगों को इस प्रकार से इस प्रकार से आप लोगों को ये देखो इस प्रकार से आपको अभी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है। अब जब आप इसके अंदर जब आप अल्कोहल मिलाओगे, अल्कोहल क्या? ROH 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 ROH, इनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब जब ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल पानी में जाएगा तो ये पानी का ऑक्सीजन बोलेगा ओहो एक पार्शियल पॉजिटिव आदमी आया है, पकड़ो 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 पकड़ो। ये बोलेगा ओहो पार्शियल पॉजिटिव आदमी आया, पकड़ो 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 पकड़ो। इसका ऑक्सीजन बोलेगा, इसका हाइड्रोजन बोलेगा ऑक्सीजन को देख के अरे नेगेटिव आया, पकड़ो 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 पकड़ो। तो ये एक दूसरे को खींचना चालू करेंगे और इनकी वजह से इनके बीच का ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटता जाएगा। तो वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पहले ये ब्रेक होगा और अल्कोहल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये भी ब्रेक होगा। इनके ब्रेक होने से
थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी, इनके ब्रेक होने से थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी, और फिर वो एनर्जी ये अल्कोहल और वाटर एक दूसरे को पकड़ने के काम में इस्तेमाल करेंगे और इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। तो अब आप यहां पर देखो, वाटर और अल्कोहल के अंदर यू आर ऑब्जर्विंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि नई डेवलप हुई है। इसका मतलब ये है कि भले ही अल्कोहल हो या भले ही तुम अल्कोहल की जगह फिनॉल ले रहे हो, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप अल्कोहल की जगह पे अगर आप लोग फिनॉल ले रहे हो, ये देखो, तो यहां पर भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है। तो भले ही अल्कोहल हो या भले ही फिनॉल हो, क्योंकि इन दोनों के पास में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। ये खुद एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ, एक फिनॉल दूसरे फिनॉल के साथ तो बना रहा है, लेकिन ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल से अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ के एक अल्कोहल एक वाटर के साथ, दूसरा अल्कोहल वाटर के साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते, तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट ड्यू टू देयर कैपेसिटी of forming intermolecular hydrogen bonding, due to their capacity of forming intermolecular hydrogen bonding with water। किसके साथ भाई? वाटर के साथ। सॉल्युबिलिटी देखें तो वाटर लिखना बहुत जरूरी है। दे आर easily soluble in water। वाटर में अल्कोहल हो या फिनॉल हो बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अब एक बात मुझे बताओ, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे सॉल्युबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा? देखो मेरी बात समझना। जैसे ये तुम्हारा हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। अब अगर मान लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि यहां पर ये तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है, ये बहुत ज्यादा बल्की हो जाए, मतलब ये अल्काइल ग्रुप अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप बन जाए, बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप बन जाए, और इससे तुम्हारा O और H कनेक्टेड हो, तो बेसिकली क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ये स्टेरिक हिंड्रेंस करने लगेगा। क्या करने लगेगा? ये स्टेरिक हिंड्रेंस करने लगेगा। आपके वाटर मॉलिक्यूल के साथ अल्कोहल का मॉलिक्यूल स्टेरिक हिंड्रेंस करने लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा इसका रिपल्शन होगा। क्या बात समझ में आ गई? सो हम लोग यहां पर स्टार बना के एक पॉइंट सब लोग लिखेंगे दैट एस द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस इन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर ही होगा भाई। फिनॉल तो क्या है, बेंजीन के ऊपर OH, उसमें कहां कार्बन बढ़ाने जा रहे हो? फिनॉल तो फिनॉल ही है, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन अगर हम अल्कोहल की बात करें तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, जैसे मीथेनॉल के मुकाबले इथेनॉल की कम होगी, इथेनॉल के मुकाबले प्रोपेनॉल की कम होगी, प्रोपेनॉल के मुकाबले ब्यूटेनॉल की कम होगी, ब्यूटेनॉल के मुकाबले पेंटेनॉल की कम होगी, पेंटेनॉल के मुकाबले हेक्सेनॉल की और कम हो जाएगी, ऑक्टेनॉल की और कम हो जाएगी, डेकेनॉल की और कम हो जाएगी। मतलब जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस of the alkyl group, steric hindrance of the alkyl group increases, and hence solubility of alcohol in water decreases। क्या है बात मेरे प्यारे बच्चों, तुमको समझ में आ रही है? तो गाइज इसी के साथ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल फिनॉल के हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे। एंड यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट डे प्यारे बच्चों।